नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हमसे बहुत लोग ने कहा कि आप तो हर एक स्टॉक में रेड फ्लैग बता रहे हो, तो क्या कोई स्टॉक ना खरीदें। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेड फ्लैग हम बता रहे हो तो आप कोई स्टॉक नहीं खरीदो। हमारा मतलब ये है, जब आप किसी स्टॉक को खरीदने जा रहे हो, अगर आप उसके पॉजिटिव पॉइंट को देख रहे हो तो उसके नेगेटिव पॉइंट को भी नजरअंदाज आप न करें, क्योंकि क्या पता कब वही नेगेटिव पॉइंट आपके प्रॉफिट के ऊपर भारी पड़ जाए। जब भी कुछ चीजें नेगेटिव दिखती है तो आपको ये देखना होता है कि वो जो रेड फ्लैग आपके आंखों के सामने आया है वो कंपनी के ऊपर कितना % इम्पैक्ट करेगा। अगर बहुत बड़ा अगर उसका इम्पैक्ट आ रहा है तब तो सही बात है, आपको थोड़ा इधर सावधान होने की तो जरूरत है। अगर उसका बहुत छोटा सा है, मतलब उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, कंपनी के ऊपर इतना मायने नहीं है उस रेड फ्लैग का, तब आप उसको इग्नोर कर सकते हो बस उस समय के। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कंपनी में कुछ तो दिक्कतें हैं, आप उस चीज को हमेशा फॉलो करते रहिए। अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हो, अगर आप उस चीज में इन्वेस्टेड ही नहीं हो तो क्या फायदा उस चीज को पकड़ के रखने का। तो हमारे हर स्टॉक में अगर कुछ हमें दिखता है जो हमारे आंखों के सामने आता है तो हम बस आपको वही यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि रेड फ्लैग को इग्नोर करना मतलब अपने पैसों को पूरी तरह आप खो देते हो। क्योंकि क्या होता है, जब स्टॉक गिरने लगते हैं ना तो फिर उसको कोई नहीं बचा पाता, फिर वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आके ही रुकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने किए हैं। आप अगर चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हैं, आपको ऐसे कई सारे स्टॉक मिलेंगे जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, जो कभी 1200 पे ट्रेड करते थे, कभी 500 पे ट्रेड करते थे, आज वो यहाँ पे 30 पे आपको मिलेंगे, 20 पे मिलेंगे। कोई तो एकदम पैनी स्टॉक बन चुके हैं, कोई तो अपने फेस वैल्यू से भी नीचे आकर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा मानना यही है कि आपको देखना है कि रेड फ्लैग कब तक है। मान लीजिए कोई स्टॉक में आपको रेड फ्लैग दिखा तो आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है मैनेजमेंट भी उस चीज पे ध्यान दे और उस पर काम करे और वो रेड फ्लैग को ही पूरी तरह से वो हटा दे अपने बिजनेस से। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, बहुत मैनेजमेंट ने किया है। कभी कभी बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो डिस्टर्ब कर देती हैं कंपनी को, तो मैनेजमेंट उन चीजों पे काम करना तुरंत स्टार्ट कर देता है। तो आज एक और हम आपके लिए एक ऐसे स्टॉक लाए जिसके अंदर हमें कुछ तो सही नहीं लग रहा है, कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा हमें परेशान कर रही। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है एथर कंपनी। हम यहाँ पे एथर कंपनी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे इसमें क्या चीजें हैं जो हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे कि हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, कंपनी करती क्या है। और हमें जहां तक लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही है कंपनी क्या करती है, क्योंकि इस समय जो ये सेक्टर है काफी तेजी से लोगों की नजरों में आके बैठ चुका है। क्योंकि लोगों का क्या मानना है कि अब लोग ईवी की साइड यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक बोले या फिर ये सेक्टर बोले, लोगों के आंखों के सामने पूरी तरह नाच रहा है और लोग ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ ढूंढ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस समय कंपनी में चल क्या रहा है और हमें इस समय करना क्या चाहिए, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, फिर हम इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनका तो काम है बोलना, वो सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं बोल सकते। और ये लिस्ट कब हुआ था, अगर हम देखें यहाँ पे एथर, अगर हम देखें यहाँ पे तो मई 2025 में यहाँ पे ये लिस्ट हुआ है। अब फिर हम इसके ना टेक्निकल को भी देखेंगे कि टेक्निकल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस समय इसमें चल क्या रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो फंडामेंटल्स होते हैं आपको बताते हैं कि स्टॉक्स इस समय ये स्ट्रांग है या फिर वीक है, और टेक्निकल हमें ये बताते हैं क्या आपको अब खरीद लेना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए या फिर लिए हुए स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। ये आपको हमेशा टेक्निकल्स बताएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना। जैसे कि आप जानते हैं जो एथर एनर्जी है 2013 में बेंगलुरु से स्टार्ट हुई थी कंपनी। हाँ, क्योंकि इसके बारे में ना सबको बहुत पता होगा, क्योंकि रिसेंट में स्टार्ट हुई है कंपनी, तो लोगों की नजर भी इस पे काफी ज्यादा है। अब इसका मेन बिजनेस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना और उसे सेल करना है। ये खुद मतलब स्कूटर बना रहे हैं और उसको ये सेल कर रहे हैं। अब कंपनी का मेजर प्रोडक्ट क्या है, एथर 450 सीरीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर, एथर रिस्टा फैमिली फोकस स्कूटर, और इनका है 450X, 450S, 450, ऐसे इनके काफी सारे हैं। लेकिन एथर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिर्फ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाती, उसका मॉडल रफली यानी कि स्कूटर प्लस बैटरी प्लस सॉफ्टवेयर प्लस चार्जिंग
चार्जिंग प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस सर्विस, यानी कस्टमर को एक कंप्लीट ये इकोसिस्टम दे रही है। हर एक चीज ये अपने पास से यहाँ पे दे रही है। कौन दे रही है? ये एथर कंपनी कर रही है। ये चीज कौन कर रहा है? ये कंपनी खुद कर रही है। अपने अपने हर एक काम में इस समय खुद कर रही है। ठीक है, अब कंपनी खुद स्कूटर बनाती है। अब एथर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हुसर, तमिलनाडु में है ये। साथ ही कंपनी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में फैक्ट्री 3.0 डेवलप कर रही है। इसका पर्पस क्या है? फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी को और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना, क्योंकि कंपनी को अच्छे रिस्पांस मिल रहे होंगे, तभी तो ये और यहाँ पे एक्सपांशन के बारे में सोच रही है। आप एक्सपांशन के बारे में तभी सोचेंगे ना जब आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, आपका जो बिजनेस कर रहे हो अगर वो उसमें ग्रोथ नहीं होगा, तो आप और चीजें क्यों करोगे? ये भी बात है। अब ये जो अगर आप देखें, ये इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ईवी बिजनेस में स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट पर स्प्रेड होगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो सकती है और मार्जिन्स यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं। देखिए, मार्जिन्स वगैरह की बात यहाँ पे क्यों हो रही है, हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे जब हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें कि कंपनी क्या कर रही है। इसके अभी तो हमने इसके बिगेस्ट जो बोलते हैं ना स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं की। इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? टेक्नोलॉजी। इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? टेक्नोलॉजी है। एथर का डिफरेंशिएशन सिर्फ स्कूटर की डिज़ाइन में नहीं है, कंपनी एक अपना सॉफ्टवेयर स्टैक एथर स्टैक डेवलप कर यहाँ पे करती है। इसमें फीचर जैसे होंगे गूगल मैप्स, नेविगेशंस, मैजिक ट्विस्ट करके, ऑटो होल्ड, पैथोलॉग अलर्ट्स, वॉइस कमांड, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। इसका मतलब स्कूटर एक ट्रेडिशनल व्हीकल की तरह स्टैटिक प्रोडक्ट नहीं है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कंपनी एग्जिस्टिंग स्कूटर में नए फीचर्स ऐड कर सकती है। अगर आप एक एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है? फ़ोन खरीदने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट से नया फीचर्स मिल जाते हैं। एथर भी स्कूटर को एक समवेयर डिफाइंड व्हीकल बनाने की डायरेक्शन में जा रहा है। ये चीज़ आपको समझ गई कि कंपनी क्या कर रही है इस समय और क्या करना चाहती है। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट, आप ये पढ़िए, आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि कंपनी और क्या करना चाहती है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आप इसके DRHP पढ़ लिए, जैसे कि इसको ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है लिस्ट हुए, तो यहाँ से भी तो आपको एकदम डिटेल में समझ लीजिए। आप बिजनेस को खुद चलाने की कोशिश कर रहे हो, खोलने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप ये पढ़ लेंगे ना, इतनी क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना किसी स्टॉक को, ऐसे आपको कुरेद के पढ़ना होता है लोगों को यानी कि लोग यानी क्या होते हैं जानते हैं? कंपनी को, कंपनी के मैनेजमेंट जो बिजनेस चला रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना होता है कि मैनेजमेंट जो है वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर वो बिजनेस चला रहा है, क्या उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस से रिलेटेड? क्या उसने ऐसी पढ़ाई की है अपने बिजनेस से रिलेटेड? जरूरी है ना। अगर वो उसने फार्मा की स्टडी करी हुई है और वो यहाँ पे आ जाएगा IT में, तो क्या ये चीजें किसी भी चीजें से यहाँ पे को रिलेट कर पा रही है? आप सोचिए, को रिलेट अगर फार्मा का है और वो वहाँ पे सोलार पैनल्स की बात करें कि कंपनी में आ जाए, तो फिर ये चीज़ें एक दूसरे को रिलेट कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट देखो कितना काबिल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी रिसेंट में इनका यहाँ पे क्या आया हुआ है? इनका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ बातें करी हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ज़रूरी है ना, मैनेजमेंट ने क्या बात की है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एथर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे आपके बारे में बात करेंगे, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में बात की गई है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है डिमांड और सेल्स में, यहाँ पे क्या हुआ? जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ये मैनेजमेंट बोल रहे हैं। ये सारी जो बातें अभी यहाँ पे हम करेंगे वो मैनेजमेंट के द्वारा बोली गई है, कि मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड और सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। जैसे कि अगर हम बोले तो रजिस्ट्रेशन और होलसेलर की बात करें तो एथर की रजिस्ट्रेशन ईयर ऑन ईयर 102% बढ़ी है, यानी कि 90,000 प्लस यूनिट्स। और अगर होलसेल वॉल्यूम की बात करें तो 81% बढ़कर ये 83,000 यूनिट्स हो गई है। अगर हम यहाँ पे इंक्वायरी और प्री ऑर्डर्स की बात करें तो Q1 में कंपनी को 7 लाख से ज़्यादा इंक्वायरी मिली है और यहाँ पे पेड प्री ऑर्डर 158% बढ़कर 1.5 लाख तक पहुँच गए हैं। अब देखिए कंपनी की ना यहाँ पे स्पीड काफ़ी अच्छी
अच्छी है इस समय ग्रोथ, जिस तरह ये अभी ग्रोथ फेज में ना, अभी ये क्या कर रही है कंपनी, नई नई है ना, तो ये इसी तरह से बढ़ेगी। अगर जो कंपनी बढ़ना चाहती है वो इसी तरह से बढ़ती है। अगर कोई कंपनी ग्रोथ करना चाहती है तो इसी तरह यहाँ पे ग्रोथ करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पेनिट्रेशन अब 11% हो गई है और स्कूटर्स में ये लगभग 25% तक पहुंच चुकी है। कंपनी यहाँ पे इस स्पीड से वो पूरी तरह भागने की कोशिश कर रही है कंपनी। और अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि फाइनेंशियली कंपनी ने कैसा काम किया है, क्या हाल चाल है कंपनीज के, जैसे कि पॉजिटिव यहाँ पे इनका है कि एथर ने अपना पहला पॉजिटिव इबिटा डिलीवर किया है जैसे जो कि 9 करोड़ यानी कि 0.8% मार्जिन रहा है। अगर हम इनके एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें तो प्राइस हाइक और बेहतर यानी कि एसक्यू मैनेजमेंट की वजह से ये एवरेज सेलिंग प्राइस 1.61 लाख हो गई है कंपनी की। ये कंपनी बोल रही है यानी कि मैनेजमेंट, ये सब जो कहना है ना मैनेजमेंट बोल रही कि ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे हुई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रॉस मार्जिन की कि ग्रॉस मार्जिन क्या रहा कंपनी का इस साल हुए, तो ये क्वार्टर की बात हो रही है, मात्र क्वार्टर की बात हो रही है, जो कि जैसे कि 3 महीने का क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च फिर अप्रैल मई जून, ये 3 महीने के क्वार्टर की बात यहाँ पे की जा रही है। और कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कम होकर 22.4% रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल गेन की वजह से ये महंगा हो गया है। अगर हम यहाँ पे फंडिंग की बात करें तो कंपनी ने QIP और यहाँ पे प्रेफरेंस इशू से मतलब इशू का जरिए टोटल इन्होंने 2500 करोड़ रेस करने का यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्लान किया है। कंपनी ने ये चीज़ यहाँ पे प्लान की है कि यहाँ पे रेस किया जाएगा करने का उन्होंने प्लान किया है। ताकि क्यों कर रहे हैं, ताकि कैपेसिटी और नए प्रोडक्ट्स को फंड किया जाए। अब इन्होंने उसका वो भी बता दिया कि ये जो हम फंड रेज करने की बात कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, फंड रेज करने की बात यहाँ पे हम आखिरकार कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको नए प्रोडक्ट्स लाने हैं कंपनी को और यहाँ पे उनको एक्सपांशन करना है। इसके बारे में उन्होंने इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, पहली बात तो ये, दूसरा हमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, इसलिए ये यहाँ पे फंड रेज करने की बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई कि फंड रेज करने की बातें यहाँ पे क्यों हो रही है, ये कि यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि उन कंपनी के जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांशन के बारे में, तो यहाँ अभी मतलब कि करंट सिचुएशन में करंट कैपेसिटी की बात करें तो अभी हुसर फैक्ट्री 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। इनकी जो फैक्ट्री वगैरह हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, जो महीने की 35,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। और अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में नए प्लांट लग रहे हैं और फेज 1 से टोटल कैपेसिटी 9.2 लाख यूनिट्स पर एनम हो जाएगी और फेज 2 के बाद ये 14.2 लाख तक जा सकती है। ये ऐसा मैनेजमेंट बोल रही, ऐसा ही इनके करने का ये प्लान चल रहा है, ये ऐसे ही चीज़ें होगी। और जो अगर हम इनके बात करें कि इनके नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि हमें फंड चाहिए नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो अगर हम इनके नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें ना कंपनी के, तो कंपनी अपना जो नया प्रोडक्ट है ना EL स्कूटर, इनकी ना एक EL स्कूटर है, देखिए कंपनी अपना एक नया EL स्कूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है। अब इसका प्रोडक्शन हुसर में शुरू हो चुका है और हुसर में स्टार्ट हो चुका है और बाद में ये औरंगाबाद से स्केल किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी महीने की कितनी होगी, 60,000 यूनिट्स तक ले जाने का इनका प्लान है। अब ये सारी चीज़ें ना प्लान है कंपनी की, आप सुन रहे हो ना। अब ये उन्होंने बताया कि हम ऐसे करेंगे, जैसे कि उनका एक जो हुसर वाला प्लांट है पूरी तरह से वो क्या हो रहा है, उनका 100% यूटिलाइज हो रहा है ना। लेकिन अभी दूसरा ये लगा रहे हैं, अब दूसरे में क्या करने वाले हैं, वहाँ पे ये EL स्कूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं अभी। इस नए स्कूटर के ब्रांड नेम और प्रोडक्ट 29 अगस्त 2026 को एथर कम्युनिटी डे पर ये रिवील किया जाएगा। किस दिन किया जाएगा, 29 अगस्त को ही रिवील करेंगे। इसका नाम वगैरह क्या है, अच्छे से ब्रांड वगैरह सब कब करेंगे, ये 29 अगस्त को ये रिवील करने वाले हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें कुछ चैलेंजेस के बारे में एथर के, कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि कमोडिटी कॉस्ट।
पिछले 5 क्वार्टर में कमोडिटी इंडेक्स में जो अगर आप देखेंगे पिछले 5 क्वार्टर में जो कमोडिटी इंडेक्स है 46% बढ़ा हुआ है, जिसने मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर डाला हुआ है। अगर सप्लाई चेन के बारे में बात करें तो क्वार्टर की शुरुआत में लेबर क्राइसिस और वेस्ट एशिया वॉर की वजह से सप्लाई चैलेंजेस रहे, लेकिन अब प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि डीलर स्टॉक्स 14 डेज से गिरकर सिर्फ 3 डे पे रह गए। मतलब इनकी इन्वेंटरी की बात हो रही है, मतलब माल बिक रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, हमारा माल बिक रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मालूम है, थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें तो एथन एनर्जी जो है एक बड़े ट्रांसफॉर्मर से जरूर गुजर रहा है, जहां डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहती है। मतलब कंपनी को भी यहाँ पे क्या लग रहा है, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है कि वो बता रहे कि हमें और हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। क्यों बढ़ानी होगी कैपेसिटी? इंसान कब बढ़ाता है, जब उसको लगता है कि अभी और डिमांड आने वाली है, मेरे पास सप्लाई कम पड़ जाएगा। जिस हिसाब से डिमांड आने वाली है फ्यूचर में, उस हिसाब से तो मेरे पास सप्लाई कम पड़ जाएगा, तब उसे कैपेसिटी बढ़ानी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो बस इतना ही हो पा रहा है और वो तो फट से मेरी बिक जा रही चीजें, तो इन्हें और बेचना है। यानी इनको पता है कि डिमांड आने वाला है और ये नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जिससे कि इनका जो प्रोडक्ट है हमेशा अट्रैक्टिव रहे और लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस हमेशा रहे, लोग हमेशा उनके बारे में बात करें, जिस हिसाब से ये अपने आप को हमेशा अट्रैक्टिव बना के रख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आए थोड़ा इनके, आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये तो हमने आपको बताया कि इसके अंदर क्या बातें हुई हैं, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आपको थोड़ा और बात सुनना होगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट एनालिस्ट से क्या बात कर रहे हैं। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी होमवर्क है कि आप इसको पूरी तरह अच्छे से पढ़िएगा। और आपको क्या करना है मालूम है क्या, ये जो नीचे जितने भी ट्रांसक्रिप्ट है ना, आप सब पढ़िए और आप ये थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश जरूर करिएगा कि जो मैनेजमेंट यहाँ बोल रहे थे एनालिस्ट से कि हम ऐसा करेंगे, इन्होंने जो भी नंबर्स दिए होंगे कि हम और नंबर्स अच्छा बढ़ाएंगे, जो भी इन्होंने बात की होगी, क्या आपको देखना है आके क्या वो चीज़ें यहाँ नंबर्स में दिख रही हैं, जो ये चीज़ें बोल रहे क्या यहाँ पे होता हुआ हमें दिख रहा है, तब एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैनेजमेंट बोल तो रहे हैं लेकिन जो ये बोल रहे हैं वैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे एक नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे थोड़ा आते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि बिजनेस ही 2013 में कुछ स्टार्ट हुआ था, तो अभी तो मतलब हो गए, अगर आप देखेंगे तो 15 साल तो होने आ गए कंपनी को अप्रॉक्स। अब कंपनी को मतलब थोड़ा तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी के, अगर मार्केट कैपिटल को देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, 60,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। और जिस तरह से अभी कंपनी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि ये जो यहाँ पे नंबर्स है ना वो बता रहे हैं हमको, मतलब यहाँ पे स्टॉक भी अवेलेबल नहीं, दैट मीन्स कि अभी तक इनका बॉटम लाइन है वो नेगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में दिख रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब अभी हमें नेगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको साफ दिख रही हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी चीज़ें नेगेटिव में ही दिख रही हैं। यहाँ पे सारी नंबर्स, रेशियोज जो कि हैं कि जब तक ये पॉजिटिव में नहीं आएंगे, जब तक ये सब काम नहीं करने लगेंगे, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिखेगी ना। रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया और पैसा भी तो पॉजिटिव में दिखना चाहिए कि उससे कितना कमा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में, ये कंपनी की अगर हम इसकी कंसोलिडेट में देखेंगे एथर एनर्जी में, तो यहाँ पे इस साल में तो आपको बस एक ही साल का बस यहाँ पे डाटा आपके सामने अवेलेबल है, वो भी नेगेटिव में है। तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड देख लेते हैं कंपनी का, तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा हमें और आपको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी को अगर आप देखते आएंगे 2020 से देखते आएंगे, यहाँ पे 2020 से डाटा अवेलेबल है, इसलिए हमको यहीं से देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी अपनी सेल्स पे तो ग्रोथ दिखा रही है, ये चीज़ आपको देखने मिल रही है कि इनकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी ग्रोथ वगैरह सब कर रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि कंपनी की ग्रोथ में यहाँ पे कोई कमी नहीं है, वो ग्रोथ कर रही है। ये देखो है ना, यहाँ पे उसकी ग्रोथ है, लेकिन क्या चीज़ है मालूम है, अभी कंपनी ने ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उसको अपने एडवर्टाइजिंग पे बहुत खर्च करने पड़े। जैसे कि कंपनी अभी नहीं है, अभी वो ना जो भी कमा रही है उसको लगा रही है बिजनेस में, ताकि वो लोगों के बीच में आ सके, लोग मतलब लोगों की जबान पे नाम हो। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प का अगर आपने सुन लो, सब हीरो होंडा हो गया, पल्सर हो गया, कैसे वो भी एक टाइम पे, अगर अभी भी लोगों को पता है, क्योंकि वो एक टाइम पे लोगों के लिए मतलब दिलो दिमाग हर जगह वो कंपनी छा गई थी।
उस टाइम पे वो एकदम अपना उन्होंने नाम बना लिया है। मारुति की जैसे कम हो गई मारुति, ये सब कंपनी कैसे हो गई, बहुत छा गई है। अब वैसी अगर छाना है तो क्या होगा, इन्हें पहले तो अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा इनको, पहला तो ये है। और दूसरा ये है कि इनको एडवर्टाइजिंग करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनके पैसे जो हैं आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा लगता है। जब कंपनी नहीं होती ना तो लोगों को अपने बीच में रखने के लिए लोगों को एडवर्टाइज करना होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इनके एक्सपेंस जो है इनके सेल्स से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा अभी तक ये अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँचे नहीं हैं। इनके मार्जिन्स भी नेगेटिव में हैं, ये चीज़ भी आप देख रहे हो, मार्जिन्स भी नेगेटिव में। अगर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान देंगे तो इनके पास जो है थोड़ा बहुत अदर इनकम है, आप देख रहे हो अदर इनकम है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है कंपनी में अभी इस समय। तो ये जो इन्होंने जो बोला है, जब तक ये करके न दिखाएं, यानी कि अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक तो इनको पहुंचना ही होगा, तभी हम कुछ समझ पाएंगे कि जो चीज़ बोल रहे हो कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है ना, आपको क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा फॉलो करते रहना है। क्वार्टरली बिजनेस को फॉलो करते रहोगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको पता है। आप देखोगे यहाँ पे, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे एक टाइम था मार्च 2024 में, देखिए नेगेटिव 238 करोड़ का नेगेटिव में था इनका, जो इनका कोर बिजनेस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा था। लेकिन अभी चीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अब 2026 में देखिए नेगेटिव 33 करोड़ का है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे मालूम है आपको, थोड़ा और वेट करना चाहिए। आपको ये वेट करना चाहिए कि या ये ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट तो बोल रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं अपनी चीज़ों को पॉजिटिव लाने, क्योंकि हर एक कंपनी करती है, सिर्फ ये नहीं, हर एक कंपनी ये ट्राई करती है अपनी चीज़ों को सक्सेस करना, अपनी कंपनी को फ्यूचर में एक अच्छा मतलब बोलते हैं ना प्रॉफिट में लेके जाना। तो ये भी वही करने का ट्राई कर रही है, लेकिन हमें थोड़ा तो वेट करना होगा। जब तक मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं नंबर्स में नहीं दिखेंगे, तब से क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा यहाँ पे इसको खरीदने का। और अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको चीज़ें ना नॉर्मल दिखेंगी, ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ देख के टेंशन बने कि हाँ यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ है, ऐसे कुछ अभी देखने को तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कंपनी में। ऐसे कुछ ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है लोगों के पैसे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे चीज़ क्या है जो दिक्कत दे रही है, सबसे पहले इनके नंबर्स, जो कि सब कुछ रेशियोज नेगेटिव में है, इनको रिटर्न अभी तक नहीं मिलना स्टार्ट हुआ है, मतलब कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। आप देखोगे ना, ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये पूरे साल ही नेगेटिव में रहता है, इनको अपने पॉकेट से पैसा भरना पड़ रहा है। लेकिन मार्च 2026 में इन्होंने 32 करोड़ का यहाँ पे कैश जनरेट किया है, लेकिन ये इंप्रेसिव नहीं है ना कि इन्होंने कैश जनरेट किया है वो 32 करोड़ का। और चीज़ें तो नेगेटिव काफ़ी सालों से नेगेटिव चलती आ रही हैं। कुछ चीज़ें जब तक पॉजिटिव नहीं दिखेंगी तब तक इसमें मतलब इन्वेस्ट करने पे भी ना बहुत परेशानी होगी, हम परेशान हो जाएंगे, क्या पता ये ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाएगी या नहीं। मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएं, सही बात है ना, मैनेजमेंट जो चीज़ बोल रहे हैं करके दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ को हम यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इन्वेस्टर्स में देखें तो इस इन्वेस्टर में क्या हो रहा है आपको पता है, ये स्टॉक घर घर बढ़ चुका है। आप देखो ना किस तरह नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं, किस तरह बढ़ रहे हैं। 2025 में देखिए जून में 1,41,000 लोग थे और आज 2,54,000 लोग मौजूद हैं यहाँ पे। एक साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप यही बोलेंगे ना घर घर स्टॉक बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने एग्जिट लिया हुआ है, 40% की होल्डिंग है उनके पास। यहाँ पे 42% की होल्डिंग थी, यहाँ पे घट के 40% की होल्डिंग हो गई है। और FIs तो यहाँ से निकल रहे थे, देखिए यहाँ पे 24% की होल्डिंग थी, अब यहाँ पे 16.77% की होल्डिंग है। और यहाँ पे DIs के पास 29% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, आपको अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और हर एक चीज़ को डीपली जाके स्टडी करिए। सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंट्स में जाइए, कंपनी क्या कर रही है, हर एक चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें। इस चीज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे आइडियाज़ मिलेंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है। एनुअल रिपोर्ट को पढ़ो जाके, यहाँ पे बहुत सारी आपको बिजनेस को लेकर ना और ज़्यादा यहाँ पे ना आपको क्लियरिटी मिलेगी, बिजनेस को लेकर और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और एक और चीज़ है, आपको जाके मैनेजमेंट को पढ़ना है। मैनेजमेंट में जो जो लोग बैठे हैं आपको देखना है मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, उनकी पहले आप देख लो, उनका बैकग्राउंड चेक करिए आप जाके कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, मैनेजमेंट ने कितना मीटिंग अटेंड किया है, वो कितना
मजबूती से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जो स्टडी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, क्या इस फील्ड से रिलेटेड है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जाके देखनी होगी। और यहाँ पे आपके सारे कॉन कॉल्स आपको पढ़ने हैं। अगर हम थोड़ा इसके चार्ट को भी देखें, कंपनी के चार्ट में क्या हो रहा है ये वो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ऊपर ही जा रहा है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे वो चीज़ें हैं ना, अब इतने लोग खरीदेंगे तो प्राइस का तो ऊपर जाना बनता ही है। आप देख रहे हो किस तरह प्राइस ऊपर जा रही है, देखो प्राइस तो ऊपर ही जाएगी। जब लोग खरीद रहे हैं तो स्टॉक तो ऊपर जाना बनता ही है, ये देखो यहाँ पे। और दूसरी बात ये भी है ना कि यहाँ पे जो प्रमोटर है उन्होंने भी अच्छी होल्डिंग बना रखी है, यहाँ पे डीआईस के हाथ में अच्छी होल्डिंग बना रखे हैं, तो इतना आसान नहीं होता, प्राइस को गिरने नहीं देंगे। आप देख रहे कामत एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके पास भी होल्डिंग पड़ी हुई है। तो क्या है ना, जब बड़े एक लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है ना, अगर उसके पास है वो स्टॉक, अगर वो किसी शेयर में इन्वेस्टेड है, तो प्राइस को इतना ईजिली वो गिरने नहीं देंगे, इतना आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।